नमस्कार, करेंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11 दिसंबर 2023 से लेकर 25 दिसंबर 2023 के करेंट अफेयर्स को। एमसीक्यूज हो गए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नमो इन नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नमो ड्रोन दीदी योजना में नमो NAMO का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शन है। नरेंद्र मोदी एग्रीकल्चर ऑपरेशन, न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑपरेटर, न्यू एडवांस्ड मार्केट ऑब्जर्वर, न्यू एग्रीकल्चर मार्केट ऑर्डर। तो इसका उत्तर होगा न्यू एग्रीकल्चर मार्केट ऑर्डर। नमो दीदी, नमो ड्रोन दीदी स्कीम है। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत 2024 से 2025 के बीच अर्थात 2 सालों के दौरान जो है 15,000 स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह में अधिकांशतः महिलाएं सदस्य हैं। तो इसके माध्यम से क्या होगा? कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण करना संभव होगा, सशक्त करना संभव होगा। ये जो ड्रोन दिए जाएंगे इनका प्रयोग होगा कृषि कार्यों के लिए और किसान इन्हें किराए पर ले सकते हैं। इसके लिए पहले ही महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा, अर्थात ड्रोन चलाने का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ेगा और इससे खेती में उपज बढ़ेगी, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है। 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 12 जनवरी, 1 जनवरी। तो इसका उत्तर होगा 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को स्वीकार किया था और यह जो सार्वभौमिक घोषणा थी, इसके माध्यम से यह बताया गया कि हर एक व्यक्ति को चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, उसे एक मानव के रूप में जीने के लिए, एक सम्मानित मानव के रूप में जीने के लिए जितने भी अधिकार होने चाहिए वो सभी अधिकार उसे मिलने चाहिए। जैसे रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार इत्यादि अनेक अधिकार हैं। और यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह लोगो है मानवाधिकार का, अर्थात यह चित्र मानवाधिकार को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, वैशाली रमेश बाबू इज द डैश वुमन फ्रॉम इंडिया टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। वैशाली रमेश बाबू ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की कौन सी महिला, किस क्रम की महिला है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका उत्तर होगा तीसरी। वैशाली रमेश बाबू ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की तीसरी महिला है। पहली महिला थी कोनेरू हम्पी जो कि 2002 में बनी थी। दूसरी थी हरिका द्रोणावल्ली जो कि 2011 में बनी थी। और आर वैशाली अर्थात रमेश बाबू वैशाली 2023 में ग्रैंड मास्टर बनी है और इस प्रकार वे तीसरी महिला बन गई हैं ग्रैंड मास्टर बनने वाली तीसरी भारतीय महिला। वे आर प्रज्ञानंदा की बहन भी हैं और इस तरह से ग्रैंड मास्टर बनने वाली वे पहली भाई बहन की जोड़ी हो गए हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई करने वाले वे पहले भाई बहन की जोड़ी है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो जीतते हैं उन्हें ही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भाग लेने का अधिकार मिलता है, जहाँ पर कि वे जो निवर्तमान विश्व चैंपियन होते हैं उन्हें चैलेंज करते हैं और अगर फिर वो जीत जाते हैं तो वो विश्व चैंपियन बन जाते हैं। अगला प्रश्न, वेयर वाज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट हेल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था, चार ऑप्शन है आपके सामने, हैदराबाद, नई दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु। तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। यह जो सम्मेलन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट था। यह एक संगठन है GPAI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी, जिसके सदस्यों की संख्या है 29। यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और भारत ने इसकी अध्यक्षता की। और यहाँ पर नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, नई दिल्ली घोषणा, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया।
और इसके जो सबसे प्रमुख बिंदु था इसका, वह यह था कि एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनके विकास और तैनाती से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने पर बल दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह यह स्वीकार किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो भी इनोवेशन होते हैं उसके लिए जितने भी संसाधन जरूरी हैं उन तक सभी देशों की समान पहुंच होनी चाहिए, तभी तो वे इनोवेशन कर पाएंगे। और ये जो रिसोर्सेज चाहिए उसमें कंप्यूटिंग और हाई क्वालिटी का विविधतापूर्ण डेटा भी चाहिए, तो उसे भी शामिल करने की बात की गई। नई दिल्ली घोषणा पत्र और नई दिल्ली घोषणा और ब्लेचले पार्क शिखर सम्मेलन में जो घोषणा हुई, डिक्लेरेशन हुआ, उसके बीच मुख्य अंतर यह है कि नई दिल्ली में जो घोषणा हुई उसमें एआई की अच्छाई को पहचाना गया और यह स्वीकार किया गया कि यह आर्थिक विकास के लिए जरूरी है और इससे आर्थिक विकास को बल मिलता है, इसलिए इसके नुकसान को कम करना चाहिए। दूसरी, ब्लिचले पार्क शिखर सम्मेलन में जो घोषणा की गई उसमें एआई के संभावित खतरों की चर्चा की गई और उन्हें निपटने को जरूरी बताया गया। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर्स हैव बीन इंडक्टेड इन द टेनिस हॉल ऑफ फेम रिसेंटली? निम्नलिखित में से किन टेनिस खिलाड़ियों को हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, लिएंडर पेस और महेश भूपति, महेश भूपति और सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा। तो इसका उत्तर होगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अगला प्रश्न, द जर्सी ऑफ क्रिकेटर एम एस धोनी हैज बीन रिटायर्ड, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द आइकॉनिक जर्सी? क्रिकेटर एम एस धोनी की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है, प्रतिष्ठित जर्सी का नंबर क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 10, 11, 9, 7। तो इसका उत्तर होगा 7। तो एम एस धोनी की जो जर्सी थी उसका नंबर था 7 और तेंदुलकर की जो जर्सी थी उसका नंबर था 10। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेड इन इंडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म? मेड इन इंडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत में निर्मित है एक LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल और वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, उसका नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कृत्रिम, भारती, बृहद, उत्तरायण। तो इसका उत्तर होगा कृत्रिम। कृत्रिम जो है वह चैट जीपीटी और बार्ड की तरह ही जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इसे ओला के मालिक भविष अग्रवाल के स्वामित्व वाले कृत्रिम साई डिजाइन द्वारा विकसित किया गया है। यह 22 भाषाओं में जवाब दे सकता है और इसे माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के निजी क्षेत्र के द्वारा किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह गूगल के बार्ड को चुनौती देगा और चैट जीपीटी को भी चुनौती देगा। अगला प्रश्न, विच टीम वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी? किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है? 4 ऑप्शन हैं, राजस्थान, हरियाणा, मुंबई, कर्नाटक। तो इसका उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 को जीता है और इसमें उन्होंने राजस्थान को हराया है। विजय हजारे ट्रॉफी भारत में क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें कि पुरुषों की टीम खेलती है, घरेलू टीमें खेलती हैं और यह एक दिवसीय टूर्नामेंट है। हरियाणा ने राजस्थान को हराया और उसका नेतृत्व किया राजस्थान के एक पूर्व खिलाड़ी अशोक मनेरिया ने। अशोक मनेरिया इससे पहले राजस्थान के लिए खेलते थे, लेकिन एक बार वे घायल हुए और घायल होने के बाद उन्हें राजस्थान के क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने उनसे कहा कि तुम बहाने बनाते हैं, और उसके बाद तुम घायल नहीं हुए और बहाने बना रहे हो, तो उसके बाद वे
राजस्थान छोड़कर हरियाणा टीम में शामिल हो गए और उन्होंने राजस्थान को ही धूल चटा दिया अपने नेतृत्व में। अगला प्रश्न, वी मोहिनी गिरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ डैश। वी मोहिनी गिरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक क्या थी मैं बताना है आपको, कर्नाटक म्यूजिक वोकलिस्ट, कर्नाटक संगीत गायिका थी, भरतनाट्यम डांसर, भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, या कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थी। तो इसका उत्तर होगा महिला अधिकार कार्यकर्ता थी वे इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रह चुकी थी, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की भी अध्यक्ष रह चुकी थी, और वे नई दिल्ली स्थित सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन गिल्ड ऑफ सर्विस की अध्यक्ष भी थी। अगला प्रश्न, पुनौरा धाम द बर्थ प्लेस ऑफ माता सीता इज इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। माता सीता का जन्म स्थान पुनौरा धाम बिहार के किस जिले में है? चार ऑप्शन है आपके सामने, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा। तो इसका उत्तर होगा सीतामढ़ी। पुनौरा धाम सीतामढ़ी जिले में है। हालांकि माता सीता के जन्मस्थली के लिए नेपाल का जनकपुर भी दावा करता है। अगला प्रश्न, द प्लेयर्स ऑफ दिस गेम वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। इस खेल के खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है। घोषणा हो चुकी है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, और आपको बताना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिलने वाला है, किस खेल के खिलाड़ियों को मिलने वाला है। चार ऑप्शन है आपके सामने, टेनिस, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो इसका उत्तर होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन के खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 मिलने वाला है। वे दोनों बैडमिंटन खेलते हैं और दोनों की एक जोड़ी है। उन्होंने हाल ही में एशियाई खेलों में, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, और यह एशियाई खेलों में भारत के लिए बैडमिंटन में पहला स्वर्ण पदक था आज तक का इतिहास में। एशियाई चैंपियनशिप खिताब भी उन्होंने जीता है, एशियन चैंपियनशिप टाइटल जीता उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 खिताब को भी जीता, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानी जाती है बैडमिंटन के क्षेत्र में। अब हम लोग जान लेते हैं कि अर्जुन अवार्ड किन्हें किन्हें मिला है। तो कई सारे नाम हैं। ओजस प्रवीण देवताले को तीरंदाजी के लिए मिला है, और तीरंदाजी के लिए सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी को मिला है। एथलेटिक्स के लिए श्री शंकर M और सुश्री पारिल चौधरी को मिला है। मोहम्मद हसमुद्दीन को बॉक्सिंग के लिए मिला है। सुश्री R वैशाली को शतरंज के लिए मिला है, और मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए मिला है। अनुष अग्रवाल को घुड़सवारी के लिए मिला है। सुश्री दिव्यकृति सिंह को घुड़सवारी ड्रेसेज इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज के लिए मिला है। सुश्री दीक्षा डागर को गोल्फ के लिए, और श्री कृष्ण बहादुर पाठक को और सुश्री पुखरामबाम सुशीला चानू को हॉकी के लिए मिला है। पवन कुमार रितु नेगी को कबड्डी के लिए मिला है दोनों को, और खो खो के लिए मिला है सुश्री नसरीन को। लॉन बॉल्स के लिए सुश्री पिंकी को मिला है, और शूटिंग के लिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ईसा सिंह को मिला है। स्क्वैश के लिए हरिंदर पाल सिंह संधू को मिला है, और टेबल टेनिस के लिए आहिका मुखर्जी को। कुश्ती के लिए सुनील कुमार और सुश्री अंतिम को मिला है, और वुशु के लिए नाओरेम रोसीबीना देवी को मिला है, और पैरा तीरंदाजी के लिए सुश्री शीतल देवी को मिला है। ब्लाइंड क्रिकेट के लिए इल्लुरी अजय कुमार रेड्डी को मिला है, और पैरा कैनोइंग के लिए सुश्री प्राची यादव को मिला है। तो कई सारे लोगों को मिला है, और यहाँ जो लाल से जो नाम आपको दिख रहे हैं, कम से कम वो नाम आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने विभिन्न क्षेत्रों में हाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। द्रोणाचार्य पुरस्कारों को अगर हम देखें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है नियमित श्रेणी में मिला है। ललित कुमार को कुश्ती के लिए, RV रमेश को शतरंज के लिए मिला है, जो कि याद रखना आपको RV रमेश। ये RV रमेश जो है वे प्रज्ञानंदा और उनकी बहन R वैशाली दोनों के ही
चेस गुरु हैं, तो इनका नाम जरूर आप याद रखेंगे। महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है नियमित श्रेणी में। शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और गणेश प्रभाकर देवरुखकर को मल्लखंभ के लिए मिला। तो यह भी आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मल्लखंभ जो है वह एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, पारंपरिक स्पोर्ट है, बहुत ही प्राचीन खेल है भारत का। आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ के लिए, भास्करन ई को कबड्डी के लिए, और जयंत कुमार पुशीलाल को टेबल टेनिस के लिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, उसे कहते हैं ध्यानचंद अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मिला है सुश्री मंजूषा कंवर को बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए, और सुश्री कविता सेल्वाराज को कबड्डी के लिए। इसके अलावा अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट होता है, उसमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है विश्वविद्यालय, उसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार मिला है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को, ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी रहा यही। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली है। अगला प्रश्न, जॉय सोलोमन हु डाइड रिसेंटली वाज अ फार्मर। जो सोलोमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक पूर्व डैश थे, क्या थे? क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी। तो इसका उत्तर होगा क्रिकेट खिलाड़ी। जो सोलोमन वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी थे, और उनका नाम विश्व क्रिकेट के इतिहास में अमर है, इसलिए क्योंकि विश्व क्रिकेट इतिहास में जो पहला टाई टेस्ट हुआ था वह वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, और उसमें ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज को रन आउट इन्होंने ही किया था। इन्होंने सीधे एक हिट किया और विकेट में लगा बॉल, और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे रन आउट हो गए और मैच टाई हो गया। तो पहला टाई मैच हुआ था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इसमें ही जो सोलोमन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, हु विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिया। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो चार ऑप्शन आपके सामने, फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर होगा फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। वे ही 2024 में होने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, और वे फ्रांस के 5वें गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस में कई सारे गणराज्य हैं, अभी जो गणराज्य चल रहा है उसे 5वां गणराज्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस गणराज्य में राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है बहुत ही अधिक कर दी गई। उससे पहले वहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ थोड़ी कम थी। जब चार्ल्स डी गॉल आए तो उनके समय ही यह 5वां गणराज्य आया, और वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति को बहुत ही शक्तिशाली कर दिया। राष्ट्रपति का कार्यकाल वहाँ पर 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति एलिसी पैलेस में रहते हैं। फ्रांस की संसद जो है वो द्विसदनीय है, वहाँ 2 सदन है। जो ऊंचा सदन है, उच्च सदन जैसे हमारे राज्यसभा है, वहाँ पर सीनेट है, और जो निम्न सदन है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वह है नेशनल असेंबली। बेस्टिल डे जो 14 जुलाई को अपना मनाया जाता है, वह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन बेस्टिल नामक किले का पतन हुआ था। बेस्टिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। बेस्टिल एक किला था, वो एक जेल था, और वहाँ पर क्या किया था, फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने उस किले में वो घुस गए, और वहाँ पर उन्होंने उसे तोड़ डाला था, जेल भी तोड़ दिया था वहाँ पर। तो यही था बेस्टिल का पतन, और उसी की याद में, चूँकि यहाँ से क्रांति जो थी वह शुरू हुई थी, फ्रांस की क्रांति, इसलिए बेस्टिल का पतन जो है 14 जुलाई को हुआ था, और उसी की याद में बेस्टिल डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विच टीम डिड इंडिया रजिस्टर इट्स फर्स्ट एवर विन अगेंस्ट इन अ टेस्ट मैच। भारत ने टेस्ट मैच में किस टीम के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की है? 4 ऑप्शन है आपको सामने।
तो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच में किस टीम के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की है? तो महिला क्रिकेट टीम के संदर्भ में बताना है आपको कि टेस्ट में पहली जीत दर्ज की है एक विशेष टीम के विरुद्ध, और उस टीम का नाम बताना। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत की महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की है पहली, और आपको आश्चर्य होगा कि आज तक 10 ही टेस्ट मैच हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच, और भारत ने पहली बार यह जीत दर्ज की है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। अगला प्रश्न, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th of December to commemorate the birth anniversary of डैश। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किसके जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अटल बिहारी वाजपेयी, ईसा मसीह, बी आर अम्बेडकर, राजीव गांधी। तो इसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, उनकी ही जन्मदिन की याद में यह सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न, वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो इसका उत्तर होगा 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 2 युवा बेटों, बहादुर बेटों, 9 साल के जोरावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। उन्हें सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान ने एक दीवार में जिंदा दफन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, तो 2 जो थे 9 साल के जोरावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह बहुत ही छोटे थे, तो उन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया और उन्हें इसकी सजा मिली, मृत्युदंड के रूप में दी। उनके 2 और बेटे थे, 15 वर्षीय साहिबजादा अजीत सिंह और 13 वर्ष के जुझार सिंह। उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से चमकौर के युद्ध में भाग लिया और वहाँ पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ऐसे महान थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके महान पूजनीय पुत्र। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे आप ज़रूर लाइक करें। इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही उपयोगी वीडियो है, बहुत ही मेहनत से बनता है। और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।